नमस्कार मित्रों। आज अपन बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है श्वसन के बाद। तो समझें, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना पोषण स्वयं कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसमें सूर्य से आने वाली प्रकाश ऊर्जा का उपयोग पेड़ पौधे रासायनिक ऊर्जा के रूप में करते हैं। मतलब सूर्य से आने वाली प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की जो क्रिया है वो प्राकृतिक रूप से केवल पेड़ पौधों में ही पाई जाती है। इस घटना को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और कुछ उप उत्पाद भी बनाते हैं। यह उप उत्पाद ऑक्सीजन के रूप में होता है और इससे ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीव, चाहे पौधे हो या जंतु हो, श्वसन क्रिया में भी करते हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है क्या, उसमें कौन कौन सी सामग्री काम में आती है और कितने चरणों में यह संपन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण क्रिया कौन करता है? तो हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे में पौधे का पूरा शरीर यह काम नहीं करता, उसके लिए कुछ विशेष प्रकार की सामग्री चाहिए। सबसे पहले कौन कौन सी सामग्री प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए समझें। सबसे पहला है पर्णहरित या क्लोरोफिल। यह क्लोरोफिल पादप के केवल हरे भागों में पाया जाता है, स्पेशली पर्ण में पाया जाता है। और कुछ पादपों का जब तना हरा होता है या शाखाएं हरी होती है तो वहां पर भी पर्णहरित पाया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण रोल इसी का है कि पर्णहरित है। दूसरा, हमें चाहिए दृश्य प्रकाश। सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है वो तो कई रूपों में मिलती है, लेकिन उसमें से केवल जो दृश्य तरंगे है, जो दृश्य प्रकाश है सूर्य से आने वाली, इसी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जब दृश्य प्रकाश की जो तरंगे है उनका जो स्पेक्ट्रम है वो 390 से 780 नैनोमीटर का होता है, जिसमें नीले रंग और लाल रंग का जो प्रकाश है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। और हरे रंग का जो प्रकाश है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि हरे रंग का जो प्रकाश है, हरे रंग के प्रकाश को पर्णहरित अवशोषित नहीं कर पाते, उसको परावर्तित कर देते हैं। और क्योंकि हरे रंग का प्रकाश परावर्तित हो जाता है तो जो प्रकाश परावर्तित होता है वही हमारी आंखों में पहुंचता है, इसीलिए हमें पेड़ पौधों की पत्तियां हरी दिखाई देती है। और पर्णहरित हरे रंग का होता है तो हमें वो पत्तियां हरी रंग की दिखाई देती है। नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहले हमें पर्णहरित चाहिए, फिर सूर्य का प्रकाश चाहिए, वो भी दृश्य स्पेक्ट्रम वाला 390 से 780 तरंग दैर्ध्य वाला। तो उसमें भी नीले और लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा होती है। और अगला चाहिए जल, और जल पेड़ पौधों को मिलता है मृदा से, मिट्टी से जड़ों द्वारा जल का अवशोषण कर लिया जाता है। और चौथी जो महत्वपूर्ण सामग्री चाहिए वो है CO2। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो उसको वायुमंडल से मिलती है सबसे ज्यादा। और पेड़ पौधे जब स्वयं शोषण करते हैं तो CO2 निकलती है, तो वो CO2 और वायुमंडल से आने वाली CO2, इन दोनों का उपयोग पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते हैं। तो ये चार मुख्य सामग्रियां चाहिए। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनता क्या है? तो देखो, दो उत्पाद बनते हैं। एक तो बनता है कार्बोहाइड्रेट उत्पाद और उप उत्पाद, ऐसा लिखा हुआ है। यानी जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया पेड़ पौधे करते हैं, तो क्यों करते हैं? तो भोजन के निर्माण के लिए। तो उत्पाद तो है उनका मुख्य भोजन या कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। और साथ में उप उत्पाद के रूप में एक गैस निकलती है, वो है ऑक्सीजन। और इसी ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीव श्वसन क्रिया में करते हैं, इसलिए ऑक्सीजन प्राणवायु है। क्लियर? तो मुख्य उत्पाद कार्बोहाइड्रेट और उप उत्पाद ऑक्सीजन के रूप में बनता है। अब समझते हैं प्रकाश संश्लेषण को समझने के लिए उसको तीन भागों में बांट रखा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। तो जैसा अपन कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके और भोजन का निर्माण करना, तो जैसा अपन कह रहे हैं उतनी सरल ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत सारी घटनाएं होती है, उन घटनाओं को समझने के लिए उसको तीन भागों में बांट रखा है। समझे? सबसे पहली घटना, क्लोरोफिल मतलब पर्णहरित। तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है और जल का प्रकाशीय अपघटन किया जाता है। सबसे पहली घटना यही है कि क्लोरोफिल से सूर्य से आने वाली प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है क्लोरोफिल द्वारा, और उस ऊर्जा का उपयोग जल के प्रकाशीय अपघटन में किया जाता है। मतलब जल के अणुओं को तोड़ा जाता है। जैसे ही जल के अणुओं को तोड़ा जाता है तो ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं।
सबसे पहली घटना ये। अब इस घटना से क्या प्रश्न आता है देखना, ये है ऑक्सीजन। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड का भी उपयोग करते हैं और जल का भी उपयोग कर रहे हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भी करते हैं और जल का उपयोग भी करते हैं। दोनों में ही ऑक्सीजन के अणु हैं। तो निकलने वाली जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन गैस निकलती है, वो ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन से निकलती है या जल के ऑक्सीजन से निकलती है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसको यहाँ से स्पष्ट करते हैं कि जल का जब प्रकाशीय अपघटन होता है तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। मतलब CO2 में जो ऑक्सीजन है इसका उपयोग तो भोजन के निर्माण में हो जाता है, और जल का जब प्रकाशीय अपघटन होता है तो जल के ऑक्सीजन से ऑक्सीजन गैस की मुक्ति होती है। ये पहला प्रश्न ऐसे आता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है CO2 से, H2O से, दोनों से या कोई अन्य। तो ऐसी स्थिति में H2O से, यहाँ स्पष्ट लिखा है कि जल के प्रकाशीय अपघटन से ऑक्सीजन मुक्त होती है। ये आपका पहला चरण। दूसरा चरण, जो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं, यह इलेक्ट्रॉन पर्णहरित में विभिन्न प्रकार के प्रकाश तंत्र पाए जाते हैं। तो उन प्रकाश तंत्रों से होकर जब ये इलेक्ट्रॉन गुजरता है तो ऊर्जा बनती है। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह प्रकाश तंत्रों में होता है जिससे ऊर्जा का संग्रहण होता है, और यह ऊर्जा ATP के रूप में और NADPH+H+ के रूप में होती है। यह ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाने के लिए रॉ मटेरियल मतलब कच्ची सामग्री का काम करती है। तो जैसे यह ऊर्जा बन जाती है तो हमारा दूसरा चरण संपन्न हो जाता है। अब तीसरा जो चरण है उसमें इस संग्रहित ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन में किया जाता है जिससे भोजन बनता है। तो संग्रहित ऊर्जा का उपयोग CO2 के अपचयन में होता है जिससे कार्बोहाइड्रेट मतलब भोजन का निर्माण हो जाता है। क्लियर? इसमें ऊपर की जो दोनों अभिक्रियाएं हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में होती है। प्रकाश की उपस्थिति में होती है, मतलब यह क्रिया दिन में होती है। क्लियर? लेकिन जो तीसरा चरण है उसमें जब ATP और NADPH2 बन गए, मतलब ऊर्जा बन गई, तो उस ऊर्जा का उपयोग से अब भोजन का निर्माण करना है, CO2 का स्थिरीकरण करना है। इसलिए तीसरे चरण में हमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। यह क्रिया अंधेरे में भी संपन्न हो सकती है। ये ध्यान रखना है, जो तीसरा चरण है वो अंधेरे में संपन्न हो सकता है और पहला दूसरा चरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, वो भी नीले और लाल रंग के प्रकाश की सबसे ज्यादा। क्लियर? अब इन सभी चरणों को हम एक अभिक्रिया के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो समझें। CO2 के 6 अणु मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु प्लस 12 H2O जल के 12 अणु, इन दोनों का उपयोग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल करते हैं। क्लोरोफिल मतलब पर्णहरित। तो 4 सामग्रियां होगी, CO2, H2O, प्रकाश और क्लोरोफिल। ये चारों मिलकर CO2 और H2O मिलकर अब भोजन बनाते हैं। ये है कार्बोहाइड्रेट मतलब भोजन। C6H12O6 यह ग्लूकोज का सूत्र है। तो C6H12O6 बनता है, साथ में 6H2O और 6O2 बनता है। तो यह ऑक्सीजन गैस तो वायुमंडल में मुक्त हो जाती है और यह भोजन का निर्माण हो जाता है। यहाँ समझने लायक बात क्या है देखना, हमने जल के 12 अणुओं का यहाँ उपयोग किया है और ये बाद में उप उत्पाद के रूप में हमने जल के 6 अणुओं को बाहर निकाल दिया है। तो यहाँ 6 अणुओं को बाहर निकालो, इससे अच्छा है कि 6 अणु लिखो ही मत और यहाँ 12 की जगह 6 अणु लिख दो। क्लियर? तो भी अभिक्रिया संतुलित हो जाती है। तो अभिक्रिया तो संतुलित हो जाती है, लेकिन समस्या ये है कि जब हम ऐसा करते हैं तो यह अभिक्रिया वास्तविक अभिक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है समझे? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणुओं के अपचयन के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, उस ऊर्जा के निर्माण के लिए जल के 12 अणुओं का अपघटन करना जरूरी है। जब जल के 12 अणुओं का जब अपघटन होता है तब जाके ही ATP और NADP जितनी मात्रा में चाहिए उतनी बनती है, और जब इसका अपघटन हो जाता है, ऊर्जा का निर्माण हो जाता है, तो फिर यह H+ आयन और इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन मिलकर वापस जल के अणुओं का निर्माण कर देते हैं। लेकिन एट ए टाइम 12 जल के अणु चाहिए, तब जाके बाद में 6 अणु वापस निकल जाते हैं। आगे आपको समझ में? इसलिए परीक्षा में ऐसी कोई अभिक्रिया आती है कि
CO2 प्लस 6H2O इक्वल्स टू C6H12O6 प्लस 6O2। ऐसी कोई अभिक्रिया आती है जिसमें उत्पाद में जल के अणु नहीं लिखे हुए हैं, तो ये अभिक्रिया संतुलित तो है लेकिन प्रकाश संश्लेषण की सही अभिक्रिया नहीं है। सही अभिक्रिया में जल के 12 अणु अभिक्रिया करने वालों के रूप में भी होने चाहिए और 6 अणु उत्पाद के रूप में निकले हुए भी होने चाहिए। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। कल नेक्स्ट वीडियो में अपन बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है आगे, और यह जैसे जो क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसके कितने चरण हैं, जो क्रिया अंधेरे में होती है उसके कितने चरण हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।